तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काई एजुकेशन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्लड का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन ब्लड का पार्ट 2। तो ह्यूमन ब्लड को हिंदी में हम लोग मानव रक्त कहते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मानव रक्त जो होता है उसे कुल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है तरल भाग और दूसरा होता है ठोस भाग। मैंने आपको ये भी बताया था कि तरल भाग के अंतर्गत सिर्फ एक चीज़ पढ़ना है जो है प्लाज्मा। और ये आप लोगों को बताया था कि प्लाज्मा जो होता है वह रक्त के कुल आयतन का 55% होता है। तो ये आप लोग को याद ही होगा कि रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि रक्त के जो ठोस भाग होते हैं वो होते हैं 45%। तो ये जो 45% है यह है ठोस भाग। और रक्त के जो ठोस भाग होते हैं उसके अंतर्गत कुल 3 चीज़ें आती हैं। इसमें कि पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आरबीसी का स्टडी करेंगे कि आरबीसी क्या होता है। तो चलिए आरबीसी से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स और इसे हिंदी में लाल रक्त कणिका कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स और इसे हिंदी में लाल रक्त कणिका कहा जाता है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म लोगों को याद होता है कि रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स होता है, लेकिन यह याद नहीं होता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप लोग को याद रखना है आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है इरिथ्रोसाइट्स। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो यह होता है इरिथ्रोसाइट्स। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आरबीसी की खोज सबसे पहले किसने की थी तो उस वैज्ञानिक का नाम आप लोग जानते होंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि जीवाणु की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। तो जीवाणु के जो खोजकर्ता हैं वही खोजकर्ता किसके हैं? आरबीसी के। यानी कि आरबीसी के खोजकर्ता कौन है? तो ये हैं ल्यूवेनहॉक। आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी के खोजकर्ता कौन है? तो ये हैं ल्यूवेनहॉक और इन्होंने ही जीवाणु की खोज पहली बार किया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह होता है लाल अस्थि मज्जा में। आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी का जन्म कहाँ होता है। तो यह होता है लाल अस्थि मज्जा में। अब ये लाल अस्थि मज्जा जो है इसे इंग्लिश में रेड बोन मैरो कहा जाता है। मैंने शॉर्ट में आरबीएम लिखा है। आरबीएम कहने का मतलब है रेड बोन मैरो। तो आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी का जन्म कहाँ होता है। तो यह होता है लाल अस्थि मज्जा में। अब यहाँ पर आप लाल अस्थि मज्जा नहीं समझते होंगे तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। मान लीजिए कि यह हड्डी का फिगर है। उतना अच्छा फिगर तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग समझने के लिए मान लीजिए कि यह एक हड्डी का फिगर है। तो हमारे शरीर की जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है उसमें उसके बीच में एक खोखला पार्ट्स होता है। इस तरह से जो मैंने बनाया है यह एक खोखला पार्ट है। और इसी खोखले पार्ट में ए वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसी को रेड बोन मैरो कहा जाता है। साथ ही साथ ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसे भी रेड बोन मैरो कहा जाता है। और इसी रेड बोन मैरो में आरबीसी की उत्पत्ति होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि लाल अस्थि मज्जा जिसे कि इंग्लिश में रेड बोन मैरो कहा जाता है उसमें आरबीसी की उत्पत्ति होती है। बीच में यहाँ पर येलो बोन मैरो होता है, लेकिन इसमें आरबीसी की उत्पत्ति नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग बोन मैरो के विषय में समझ गए होंगे। बोन मैरो हमारे शरीर के वैसे पार्ट्स जिसकी हड्डी बड़ी होती है उसी के बीच में होता है, वह खोखला होता है। ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग रेड बोन मैरो बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा को भी रेड बोन मैरो में बोलते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं येलो बोन मैरो। और उसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। लेकिन एक बात आप लोग समझिए कि जब
कोई बच्चा माता के भ्रूण में होता है यानी कि गर्भावस्था में होता है तो उस समय तो उसके शरीर में हड्डी विकसित नहीं हुआ रहता है। तो उस समय यानी कि माता के गर्भ में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आप लोग जानते होंगे कि माता के गर्भ में जब बच्चा 3 महीना का हो जाता है तो उसका हृदय धड़कने लगता है। हृदय धड़कने का यह मतलब है कि उसके शरीर में रक्त जो है वह पंप करने लगता है और उस समय तो उसके हड्डी में उसका हड्डी भी ठीक तरह से विकसित नहीं होता है, यानी कि उसके शरीर में अस्थि मज्जा होता ही नहीं है। तो उस समय यानी कि जब वह माता के गर्भ में है उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि भ्रूणावस्था जब होती है तो उस समय आरबीसी का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है। यकृत जिसे कि इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। यकृत साथ ही साथ प्लीहा में भी होता है। प्लीहा को ही तिल्ली भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। तो आप लोगों को इन सभी बातों को याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लोगों को बताना होगा कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है या फिर प्लीहा में होता है। प्लीहा को ही तिल्ली या फिर स्प्लीन हम लोग बोलते हैं। तो उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो यह होता है यकृत में और साथ ही साथ प्लीहा में। प्लीहा हमारे दोनों किडनी के बीच में स्थित होता है। प्लीहा कहाँ स्थित होता है? दोनों किडनी के बीच में। अब हम लोग आरबीसी का जीवन काल देख लेते हैं। तो सभी लोगों को पता होगा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। तो जन्म आप लोग समझ गए, मृत्यु भी, अब जीवन काल भी समझ गए। अब आप लोगों को समझना है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वह मेन रूप से होती है प्लीहा में, लेकिन कभी कभी आरबीसी की मृत्यु यकृत में भी हो जाती है। तो आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। तो प्लीहा में होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में यकृत हो और फिर सी नंबर ऑप्शन में ए और बी दोनों हो तो आप लोग दोनों बनाइएगा कि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में भी होती है और साथ ही साथ यकृत में भी होती है। लेकिन जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें प्लीहा ही ऑप्शन में होता है और प्लीहा ही सही आंसर होता है, क्योंकि मैक्सिमम आरबीसी की जो मृत्यु होती है वह कहाँ होती है। तो वह होती है इसी प्लीहा में। अब है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान किसको कहा जाता है आप लोग समझते होंगे कि मृत्यु जहाँ होती है, मृत्यु के बाद जहाँ दफनाया जाता है उसी को ना कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में हुई, मैंने आपको बताया। तो इसी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है प्लीहा को। अब आगे हम लोग समझते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो यह भी प्लीहा को ही कहा जाता है। अब आप समझिए कि प्लीहा को ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है। जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद आरबीसी कहाँ चला जाता है। तो वह चला जाता है प्लीहा में, और प्लीहा में जाने के बाद आरबीसी फिर से, मतलब जो मरा हुआ आरबीसी होता है वह फिर से रीजनरेट होने लगता है और उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। वह कहाँ स्टोर होता है। तो प्लीहा में ही स्टोर होता है। यही कारण है कि प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को ही कहा जाता है और साथ ही साथ ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है। तो यह प्लीहा को ही कहा जाता है। अब आगे है आरबीसी का आकार, कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो आरबीसी का जो आकार होता है वह या तो गोल होता है और नहीं तो उभयावतल होता है। उभयावतल, आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो यह गोल होता है या फिर उभयावतल होता है। गोल आप लोग समझते ही होंगे, मैं आप लोग को उभयावतल के विषय में समझाता हूँ। उभयावतल को अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो वह होगा उभय प्लस अवतल। उभयावतल का मतलब क्या होगा। उभय प्लस अवतल। उभय का मतलब क्या होता है। उभय का मतलब होता है दो, और अवतल तो आप समझते ही होंगे, आप पढ़े होंगे कि अगर दोनों तरफ से धंसा हुआ हो बीच का पार्ट तो उसको ही अवतल कहा जाता है। तो आरबीसी, कुछ आरबीसी ऐसे होते हैं कि जो दोनों तरफ से धंसे हुए होते हैं।
तो उसी का मतलब हुआ उभयावतल। तो आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी का आकार गोल भी होता है, साथ ही साथ उभयावतल भी होता है। अब हम लोग आरबीसी की संख्या के विषय में समझते हैं कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है मेल में। आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी की संख्या मेल में कितनी होती है, तो यह होती है 50 लाख। और यहाँ हमने mm क्यूब लिखा है। mm क्यूब के मतलब कि मिलीमीटर क्यूब, यानी कि आरबीसी की संख्या मिलीमीटर क्यूब में कितनी होती है, तो यह होती है 50 लाख। यानी कि 1 घन मिलीमीटर में आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। और यह 50 लाख किस में होती है, तो यह होती है पुरुषों में। अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल में जो आरबीसी की संख्या होती है वह केवल 45 लाख होती है। आप लोग याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के शरीर में आधा लीटर रक्त कम होता है। इसके पीछे कारण क्या है, इस बात को समझिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में 50 लाख होती है और स्त्रियों में 45 लाख होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती है ये दोनों समान मात्रा में होती है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना डब्ल्यूबीसी पुरुष में होता है उतना ही डब्ल्यूबीसी स्त्री में भी होता है। उसी प्रकार से जितना प्लेटलेट्स एक पुरुष के शरीर में होता है उतना ही प्लेटलेट्स स्त्री के शरीर में भी होता है। लेकिन यही जो आरबीसी की संख्या में जो चेंजिंग हुआ, 1 घन मिलीमीटर में पुरुषों के शरीर में 50 लाख आरबीसी होता है, जबकि स्त्री के शरीर में केवल 45 लाख होता है। तो यही 5 लाख का मार्जिन जो है, इसी वजह से स्त्रियों के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वह पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्त्री के शरीर में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त क्यों कम होता है, क्योंकि आरबीसी की संख्या 1 घन मिलीमीटर में लगभग 5 लाख का वहाँ पर डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि रोग, आरबीसी से जुड़े हुए रोग के विषय में समझते हैं। तो आरबीसी की संख्या में जब कमी हो जाती है, ये जो मैंने आपको कमी बताया, तो आरबीसी की संख्या में जब कमी हो जाती है तो उससे एक रोग होता है जिसी को एनीमिया कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह होता है एनीमिया। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि खून की कमी को क्या कहते हैं, तो खून की कमी कहने का मतलब है वहाँ पर है कि आरबीसी की कमी। तो आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एनीमिया, और इसे अरक्तता भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है कि एनीमिया को ही हिंदी में क्या कहते हैं, अरक्तता कहते हैं। तो संख्या में जब कमी हो जाएगी, किसकी संख्या में कमी होगी, आरबीसी की संख्या में, तो बीमारी जो उत्पन्न होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एनीमिया। अब एक दो बात और आप लोग समझिए कि यह आरबीसी की जो संख्या है यह किस यंत्र से मापी जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। यह फिगर जो है हीमोसाइटोमीटर का है। किसका है, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सभी की माप की जाती है। इसमें जो आप देख रहे हैं कि कई खाम बना हुआ है, किसी में आरबीसी लिखा होता है, किसी में डब्ल्यूबीसी लिखा होता है, किसी में प्लेटलेट्स लिखा होता है। और इसी प्रकार के यंत्र से जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की माप की जाती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स, इन सभी की माप किस यंत्र से की जाती है, तो आप लोग क्या बताइएगा, हीमोसाइटोमीटर। अब एक दो बात और आप लोग जानिए कि कभी कभी आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि कब होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि जब ऊंचाई में वृद्धि होती है तब आरबीसी की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। कभी कभी आरबीसी की मात्रा संख्या में कमी भी हो जाती है। यह कमी कब होती है, तो जब हम सोए हुए होते हैं, सोते वक्त जो है आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये सारी बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आरबीसी की संख्या में वृद्धि कब होगी, तो जब ऊंचाई में वृद्धि होगी, यानी कि जब आप पहाड़ पर चढ़िएगा उस समय आरबीसी की संख्या में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। आरबीसी की संख्या में कमी कब होगी, तो सोने के समय, जब हम लोग सोए हुए होते हैं तो उस समय आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। आरबीसी की संख्या मापते कौन चीज़ से है,
तो आरबीसी की संख्या हम लोग मापते हैं, यही जो यंत्र आप लोगों को दिख रहा है हीमोसाइटोमीटर से। अब हम लोग केंद्रक के विषय में जानते हैं कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाए जाते हैं। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आप लोग को याद रखना है कि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, आप लोग को अपवाद याद रखना है। इसके दो अपवाद हैं, एक अपवाद है ऊंट और दूसरा अपवाद है लामा। ये दोनों आप लोग को याद रखना है कि ऊंट का नाम आप लोग जानते होंगे, ऊंट देखे भी होंगे, और लामा भी जो होता है वह ऊंट की ही प्रजाति है। जो छोटे छोटे ऊंट होते हैं उसी को लामा कहा जाता है। यह प्रायः लामा नामक जो जानवर है यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऊंट के जैसा ही जानवर है, कौन जानवर है? लामा। और यह लामा पाया कहाँ जाता है? तो यह पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। और ये दो जो ऐसा जानवर है ये दोनों स्तनधारी ही हैं, लेकिन इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी ऐसा कोई भी स्तनधारी नहीं है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं आरबीसी की रंग की। तो आरबीसी का जो रंग होता है वह लाल होता है। यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, रेड से स्पष्ट है कि आरबीसी का रंग कैसा होगा। तो आरबीसी का जो रंग होगा वह होगा लाल। अब समझते हैं कि यह लाल होता क्यों है। तो जब भी कलर का चर्चा होता है साइंस में, जब भी कलर आएगा तो उसके लिए कोई ना कोई वर्णक जरूर होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो प्लाज्मा का रंग मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लाज्मा का रंग होता है पीला। लेकिन ये बात बताना मैं भूल गया था कि प्लाज्मा का रंग जो पीला होता है वह होता क्यों है, वह कौन सा वर्णक है जिसके कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि प्लाज्मा का जो रंग पीला होता है यह बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। आप लोग को याद रखना है कि प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यह होता है बिलिरुबिन के कारण। और यदि यह पूछा जाए कि यह जो बिलिरुबिन है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो बिलिरुबिन की जो उत्पत्ति होती है वह होती है लीवर से। कहाँ से होती है? लीवर से। तो आप लोग को याद रखना है कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। यह पीला क्यों होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। और बिलिरुबिन बनता कहाँ है? तो बिलिरुबिन बनता है लीवर में। चलिए एक बार तेजी से मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ कि मैंने अब तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड ब्लड क्रॉसपुस्कल्स, हिंदी में लाल रक्त कणिका उसको कहा जाता है। आरबीसी के खोजकर्ता कौन है? तो आरबीसी के खोजकर्ता हैं ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने कि जीवाणु का भी खोज किया था। उसके बाद है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद पढ़ा कि आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? तो आरबीसी का जन्म होता है लाल अस्थिमज्जा में। यदि यह पूछा जाए कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का जन्म होता है लीवर में और साथ ही साथ प्लीहा में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो आरबीसी की मृत्यु मैक्सिमम टाइम प्लीहा में होती है और कभी कभी यकृत में भी हो जाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो यह भी प्लीहा को ही कहा जाता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का जो आकार होता है वह गोल होता है और साथ ही साथ कुछ ऐसे आरबीसी होती हैं जिनकी आकृति उभयावतल होते हैं। आरबीसी की संख्या पुरुष में कितनी पाई जाती है? तो यह 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख होती है और स्त्रियों में 45 लाख होती है। आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसको एनीमिया यानी कि अरक्तता कहा जाता है। ऐसे कोई स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, तो यह ऊंट और लामा, बाकी कोई भी ऐसे स्तनधारी नहीं है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का रंग मैंने आपको बताया कि आरबीसी का रंग होता है लाल। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि आरबीसी की जो संख्या है यह संख्या किससे मापी जाती है? तो यह संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी की संख्या में वृद्धि कब होती है? तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है जब ऊंचाई में वृद्धि होती है। और आरबीसी की संख्या में कमी कब होती है? तो सोते वक्त, जब मनुष्य सोया हुआ होता है तो उस समय आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि ये आरबीसी का रंग जो लाल है यह लाल होता क्यों है।
तो आरबीसी का जो रंग लाल होता है इसके पीछे कारण है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक। आप लोग को याद रखना है कि हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है, तो यह लाल होता है। अब हम लोग समझते हैं कि यह हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। आप लोग को याद रखना है कि हीमोग्लोबिन जो है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक है हीम और दूसरा क्या है, ग्लोबिन है। हीम जो होता है वह हीमोग्लोबिन में 4% होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वह 96% होता है। हीमोग्लोबिन में हीम 4% होता है जबकि ग्लोबिन कितना होता है, तो यह होता है 96%। और यह हीम जो है यही रंजक है यानी कि वर्णक है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है या फिर आरबीसी का रंग लाल होता है। यह ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह पूछा जाएगा कि हमारा जो रक्त का रंग लाल होता है वह किसके कारण होता है, तो एक तो आंसर हीमोग्लोबिन होगा, लेकिन और यदि डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आंसर क्या हो जाएगा, हीम नामक वर्णक। आप लोग पढ़े होंगे कि हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है। आप लोग पढ़े होंगे कि हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाई जाती है, Fe का मतलब लोहा होता है। तो यह Fe जो है यह पाई कहाँ जाती है, तो यह Fe हीम नामक रंजक में ही पाई जाती है और यह Fe जो होता है प्लस प्लस के रूप में होती है, यानी कि Fe प्लस प्लस होती है। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार फंसा कर पूछ दिया था कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है और वहाँ पर दे दिया था ऑप्शन Fe प्लस प्लस, फिर Fe ट्रिपल प्लस और था एक ऑप्शन कि इनमें कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना है कि Fe प्लस प्लस पाई जाती है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है इस हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक में Fe प्लस प्लस यानी कि लोहा नाम की धातु पाई जाती है और यह मिनरल के फॉर्म में होती है, यह सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है, यह मिनरल फॉर्म में होती है। तो आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये था आरबीसी से जुड़ा हुआ बहुत सारा जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब कुछ और बातें हैं जो आरबीसी से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि आप जब ब्लड चेक कराने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन की जांच होती है। तो हीमोग्लोबिन की संख्या मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। मेल में जो आरबीसी की संख्या होती है वह होती है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 सीसी और फीमेल में जो होती है वह होती है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 सीसी। तो आप लोग को याद रखना है कि मेल में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो यह 14 से 16 ग्राम प्रति 100 सीसी होता है और फीमेल में कितनी होती है, तो यह 12 से 14 ग्राम प्रति 100 सीसी होती है। तो ये हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ जानकारी मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को एक दो चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कार्य क्या है, आरबीसी जो हमारे शरीर में होता है इसका कार्य क्या है, तो आरबीसी का कार्य है O2 एवं CO2 का परिवहन करना। आप लोग को याद रखना है कि O2 एवं CO2 का परिवहन कौन करता है, तो यह आरबीसी करता है। कौन करता है, आरबीसी। लेकिन और यदि डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आरबीसी वहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, हीमोग्लोबिन। तो यह आरबीसी में वह कौन सा मतलब पदार्थ है जो O2 एवं CO2 का परिवहन करता है, तो उस पदार्थ का नाम है हीमोग्लोबिन। तो ये सभी जानकारी मैंने आरबीसी से संबंधित आप लोगों को दिया। ये टोटल जानकारी है। इतना क्वेश्चन अगर आप लोग आरबीसी से जुड़ा हुआ पढ़ लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आरबीसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह छूटेगा नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।